नमस्कार साथियों, मैं सुनील शर्मा भारत के इतिहास की क्लास में डीजे सर क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे द्वारा पढ़ाई गई जो क्लासेस हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट पर उपलब्ध हैं और बाकी जो नए मेहमान जुड़ेंगे वो डीजे सर क्लासेस के एप्लीकेशन पर जाके देख सकते हैं और डीजे सर क्लासेस के टेलीग्राम पे उससे संबंधित पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो भारत के इतिहास की जानकारी मैं आपको दे रहा था जिसमें 2-4 अच्छे टॉपिक्स हो चुके थे। उन टॉपिक से ही कोरिलेटेड जो टॉपिक आगे बढ़ रहे हैं अपन धीरे धीरे, वो है महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद काल अगर अपन थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड तरीके से रिवाइज करें तो महाजनपद मतलब जो विशाल लोगों का समूह होता है। नगरीय व्यवस्था थी इसके अंदर और नगरीय व्यवस्था में जो कुछ नाम थे श्रावस्ती, चंपा वगैरह। ठीक है, बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है भगवती सूत्र। इन दोनों में जो है कितने प्रकार के महाजनपदों का उल्लेख है? 16 प्रकार के। ठीक है, और इसके अलावा जातक कथाएं जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्लियर? महाजनपद काल में जो सबसे प्रसिद्ध साम्राज्य आता है वो आता है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिव्रज थी, राजगृह थी। ठीक है, अथर्ववेद में इसकी जानकारी मिलती है कि ऐसा कोई साम्राज्य था जो अपनी प्रसिद्धि की वजह से बहुत फेमस था। ठीक है, अधिकांशतः बौद्ध एवं जैन धर्म जो है वो अधिकांशतः जो इसके शासक रहे हैं वो बौद्ध और जैन धर्म के जो संस्थापक रहे हैं महावीर स्वामी जी और महात्मा बुद्ध जी, इनके समकालीन रहे हैं। मतलब इनका जन्म जब हुआ तो इन्हीं के समकाल में ये रहे शासक। ठीक है, 8वीं से 6वीं शताब्दी तक इनका शासनकाल चला मगध साम्राज्य का। सर्वप्रथम हर्यक वंश ने मगध साम्राज्य की नींव रखी। हर्यक वंश की स्थापना जो किसने की? बिंबिसार ने। बिंबिसार का जो शासनकाल चला वो 544 से 492 ईसा पूर्व चला। इन्होंने सर्वप्रथम अपनी राजधानी गिरिव्रज को बनाया। हर्यक वंश के संस्थापक रहे। साम्राज्य जो है दक्षिण बिहार, पटना, गया में फैला हुआ था। क्लियर? राजा प्रसन्नजीत की पुत्री कौशल देवी के विवाह इनके साथ हुआ और काशी को बिंबिसार को दे दिया गया दहेज में। ठीक है, जीवक इनका प्रसिद्ध वैद्य था और महागोविंद जो है वो इनके प्रसिद्ध वास्तुकार रहे हैं। ठीक है, 492 ईसा पूर्व में इनके पुत्र अजातशत्रु ने इनकी हत्या कर दी। अजातशत्रु को इतिहास में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पितृहंता, पितृ का हरण करने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो शासक आता है जिन्होंने हत्या कर दी थी, किसकी हत्या कर दी थी? बिंबिसार की हत्या नहीं की थी, अजातशत्रु ने। अगला शासक ये बनता है 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक ये जो है शासक रहता है अजातशत्रु। मगध साम्राज्य का शासक रहता है 492 से 460 ईसा पूर्व तक। क्लियर? इसने सत्ता के लालच में अपने पिता की हत्या कर दी। सत्ता के लालच में अपने पिता की हत्या कर दी। अपने पिता की हत्या कर दी। अपने पिता की हत्या कर दी। ठीक है, जो काशी उनको दहेज में मिला था, उन्होंने क्या है कि बिंबिसार ने अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था, बस उसके कोई दीवान वगैरह नियुक्त करके उसका शासन चला रहे थे। और इसने क्या किया? अजातशत्रु ने काशी को और एक वज्जी संघ नाम का एक और नगर था, वज्जी संघ, को स्वयं के साम्राज्य में मिलाया। साम्राज्य में मिलाया। वज्जी संघ में क्या है कि बेसिकली लिच्छवी एक समूह था, लिच्छवी समूह का वहां पे शासन था और जो है इनके सेनापति और इन्होंने मिलके जो है लिच्छवियों के बीच में फूट डाल दी और फूट डालने के बाद वो आपस में लड़ मड़ के जो है वो उनकी ताकत कमजोर होगी। फिर इसने वहां पे आक्रमण किया और वज्जी संघ को अपने साम्राज्य में मिला दिया।
ठीक है ना, मामला क्लियर है, समझ रहे हो कहानी। बिंबिसार जी पैदा हुए, बिंबिसार जी ने मगध साम्राज्य बसाया, मगध साम्राज्य के बाद में उनके पुत्र हुए, पुत्र ने कर दी हत्या, और उसके बाद में पुत्र ने जो है, जो पिताजी को ससुराल की साइड से जो काशी वगैरह मिला था, वो काशी को जो है उन्होंने फाइनली मगध साम्राज्य में मिला दिया। पहले जैसे पीओके ना अपना अभी राइट नाउ, पीओके नाम सुना है, जम्मू कश्मीर के ऊपर का जो पार्ट है अपने इंडिया का, उसको पीओके कहा जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। जो उसका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड मतलब पाकिस्तान ने उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है, अधिकार पूरा नहीं है उसका, पर पाकिस्तान की थोड़ी सत्ता वहां पे चलती है, ठीक है। वो टेररिज्म का सेंटर कहा जाता है पीओके। जब जम्मू कश्मीर से 370 हटाई थी, उसके बाद में एक अफवाह चलने लगी थी कि अब जो है अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पीओके को भी अपने भारत के अंदर शामिल कर देंगे, वहां से पीओके शब्द हटा देंगे और वो इंडिया का पार्ट बन जाएगा। इंडिया का है मैप के अंदर, अपना इंडिया के अंदर शो किया जाता है वो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये होता है ना, ये इंडिया, तो यहां जम्मू कश्मीर है, ये पीओके है, यहां पे अपने मैप में शामिल रहता है, लेकिन क्या है कि अपने मैप में शामिल है, अपने देश में शामिल नहीं है वो पीओके। इसलिए पीओके के बारे में पढ़ा नहीं जाता है कभी भी, किसी भी राज्यों के बारे में या केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जियोग्राफी में जब आप पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ा जाता है पीओके के बारे में। पढ़ते हैं क्या अपन भैया पीओके जो है केंद्र शासित प्रदेश रहा है या राज्य रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंडर आता है, पर रहे हमारी सीमा अभी भी, दोनों का विवादास्पद एरिया बोला जाता है, ठीक है। अब ये है अपनी सीमा का, अपने भारत के मैप में आता है, लेकिन है अपना नहीं। वैसे क्या है, काशी जो था ना वो मगध साम्राज्य में आता था, पर मगध का नहीं था, फिर इसने फाइनली मगध में शामिल कर दिया काशी को, कि बाहर में जाए पिताजी के ससुराल वाले, मैं तो शामिल कर रहा हूं अपने उसके अंदर, ठीक है। काशी और वज्रसंघ को इन्होंने स्वयं के साम्राज्य में शामिल कर लिया। गिरिव्रज उधर राजधानी बनाई थी सबसे पहले बिंबिसार ने, गिरिव्रज से इसने चेंज करके राजगृह बना दी राजधानी। इनकी राजधानी राजगृह, ये वही स्थान है जहां पे प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। बौद्ध धर्म में पढ़ाया था मैंने आपको। इनकी राजधानी राजगृह बना दी गई, ठीक है, क्लियर है मामला। इनकी राजधानी राजगृह बना दी गई, बिल्कुल लिखो भाई, समझ में आ रही ना कहानी। अब राजगृह ये वही स्थान है जहां पे सर्वप्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, ठीक है। सर्वप्रथम जो बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ था, राजगृह में। मैंने बताया था 4 प्रकार की बौद्ध संगीतियां आयोजित हुई थी। सर्वप्रथम जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी वो कहां हुई थी, राजगृह में। किसके काल में, अजात शत्रु के काल में। तो क्वेश्चन अगर यह आ जाए कि अजात शत्रु के शासन काल में निम्न में से प्रथम बौद्ध संगीति निम्न में से किस स्थान पर हुई, तो राजगृह अपन को क्लिक करना है। या फिर जो है राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई, अजात शत्रु, ठीक है। या अजात शत्रु ने राजगृह में निम्न में से किसका आयोजन किया, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय, चतुर्थ, तो प्रथम, ठीक है। ये 2-3 क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं अजात शत्रु से। क्लियर है मामला, बढ़े आगे। तो इन्होंने जो है इनके राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। राजगृह में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के काल में हुआ। अजातशत्रु का पुत्र पैदा होता है उसके पश्चात उदायन नाम का, मान लो इसको, ठीक है।
इसमें एक लाइन और जोड़ लो चाहो तो। प्रथम बौद्ध संगीति एक वो संगीति रही थी जिसमें जो है बौद्ध दर्शन को मैंने बताया था आपको कि 3 प्रकार के भागों में विभाजित किया था। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, 3 प्रकार के पिटक थे। 3 प्रकार के कैटेगरीज डिवाइड की गई थी बौद्ध दर्शन में। बौद्ध साहित्य में जो शिक्षाएं मिली है उनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। जो सुत्त पिटक और विनय पिटक है वो इसी बौद्ध संगीति में जन्म, मतलब जब मीटिंग आयोजित की गई, मीटिंग के अंदर ही उन्होंने डिसाइड किया कि यार ये जो शिक्षाएं दीक्षाएं जो महात्मा देखे गए हैं ना, इनको अपन जो है ग्रंथों में डिवाइड कर देते हैं। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक जो है वो इसी बौद्ध संगीति में लिखे गए थे। क्लियर? लिखा देता हूं मैं। नाम याद आ रहा है क्या सुत्त पिटक और विनय पिटक का? सुत्त पिटक व विनय पिटक इसी संगीति में उद्धृत है। क्लियर? चाहो तो आप इसका जो है सन अगर लिखना चाहो तो ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट तो है। 483 ईसा पूर्व में बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। ये 483 ईसा पूर्व में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है, इसका शासनकाल 492 से 460 तक चला था। 460 से 444 तक जो है आगे उदयन का शासनकाल चला। उदयन का शासनकाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बढ़े आगे। नेक्स्ट आता है उदयन। अभी कौन सा वंश चल रहा है? हर्यक वंश। ठीक है, इसने गंगा एवं सोन, गंगा नदी एवं सोन नदी के किनारे या के तट पर पाटलिपुत्र नगर बसाया। नगर बसाया एवं राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। ठीक है, इनका पुत्र जो था उसने गंगा और सोन के किनारे पाटलिपुत्र नगर बसाया और जो अपनी राजधानी थी, जो राजगृह उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, उसको पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया उन्होंने। ये जैन धर्म अवलंबी था, ये जैन धर्म को मानता था। यह जैन धर्म अवलंबी था, जैन धर्म को मानता था। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी थी। सिंपल सी बात है कि सबसे पहले जो शासक हुआ बिंबिसार, उसने राजधानी बनाई गिरिव्रज। फिर उसके बाद उसका पुत्र हुआ अजातशत्रु, उसने राजधानी चेंज कर दी राजगृह। फिर उसके बाद में जो है वापस से जो राजगृह को चेंज कर दिया गया उदयन के माध्यम से स्थानांतरित। दोबारा लिख देता हूं यार, तेरी तसल्ली जरूरी है मेरे लिए। स्थानांतरित। अब आ रहा है पढ़ने में। स्थानांतरित कर दी, जैन धर्म को मानता था उदयन। उदयन के बाद में 2-3 शासक हुए।
और लास्ट जो इस वंश का शासक रहा वो था दशक नाम का, नाग दशक उसका नाम था। उसके बारे में नहीं पढ़ना है ज्यादा अपन को, सिर्फ नाम जानना इंपॉर्टेंट है। नाग दशक को मारा उसके अमात्य ने। उसका अमात्य मतलब मैंने बताया था अमात्य कौन होता है। अमात्य ने मारा और मारने के बाद में मतलब उसको हराया, और उस जो हर्यक वंश का जो लास्ट जो शासक रहा था नाग दशक, उसको हराया किसने? उसके अमात्य ने, जिसका नाम था शिशुनाग। क्या नाम था? शिशुनाग। शिशुनाग ने लास्ट हर्यक वंश के शासक को हराया तो वो वंश तो खत्म हो गया, शिशुनाग बन गया राजा। तो फिर उसके बाद से जो है नाग वंश की स्थापना, नाग वंश का सत्ता वहां पे चलने लगी। कहां पे? मगध साम्राज्य में। मगध साम्राज्य में अभी तक कौन सा वंश चल रहा था? हर्यक वंश। हर्यक वंश चल रहा था। हर्यक वंश का जो लास्ट उत्तराधिकारी था उसको हरा दिया गया किसके माध्यम से? शिशुनाग के माध्यम से। तो शिशुनाग ने वहां पे नाग वंश की स्थापना, नाग वो धसने वाला नाग नहीं है, इसका नाम नाग है, जो है ना सरनेम बोल सकते हैं आप। तो शिशुनाग ने वहां पे किसकी स्थापना की? मगध साम्राज्य में किसकी स्थापना की? नाग वंश की स्थापना की। नाग वंश की शुरुआत जो है वो शिशुनाग के समय हो चुकी थी। क्लियर? बढ़े आगे, लिखा देता हूं लाइन ताकि जीवन सुखमय चलता रहे आपका। हर्यक वंश के अंतिम शासक हर्यक वंश के अंतिम शासक हर्यक वंश का अंतिम शासक नाग दशक बोलो या दशक बोलो। दशक को हराकर उसके स्थान पर उसका अमात्य शिशुनाग वहां का शासक बन गया। वहां का शासक बना। ठीक है, तो नेक्स्ट जो बारी आती है वो आती है शिशुनाग की। शिशुनाग, इसने नाग वंश की स्थापना की। वेरी गुड, शाबाश, अब पकड़े हो तुम। नाग वंश की स्थापना की। मांडो। क्लियर? बढ़े आगे, लिख लिया? हाँ बिल्कुल। बढ़े आगे, मामला क्लियर है? चलो बढ़ते हैं आगे। तो आगे जो कहानी आती है वो आती है नागवंश की। नागवंश की स्थापना शिशुनाग जी ने की थी। ज्यादा कोई विशेष कहानी नहीं है। इन्होंने पाटलिपुत्र की जो राजधानी थी ना, वो राजधानी पाटलिपुत्र के अलावा वैशाली को भी बना दिया। वैशाली नाम सुना है? वैशाली किसी लड़की का नाम नहीं है, स्थान का नाम है। ठीक है, तो वैशाली को भी इन्होंने पाटलिपुत्र के अलावा राजधानी बना दिया। इन्होंने दो राजधानियां बना दी, पाटलिपुत्र और वैशाली। ठीक है, वैशाली का क्या कनेक्शन है? देखो, राजाओं और जो शासकों ने जो महत्वपूर्ण जो काम किया ना, और उनका कनेक्शन जो आगे चलता रहा, वही अपन पढ़ रहे हैं। ज्यादा गिच पिच नहीं पढ़ेंगे, वरना जो है अपने पूरे पुरखे जोर लगा लेंगे ना, तो भी इतने जो ये नाम है ना वो याद नहीं होने। याद हो जाएंगे तो कंफ्यूजन में रहेंगे। वो चीजें अपन याद करें जो एग्जाम्स में आने वाली है, वही लायक है।
तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बना दिया। सुबह सुबह किसके जीवन में क्लेश मच रहा है यार। इन्होंने नागवंश की स्थापना की, पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बना लिया। इसके बाद इनका पुत्र होता है कालाशोक। कालाशोक ने जो है वो पाटलिपुत्र को हटा के सिर्फ वैशाली को अपनी राजधानी बनाए रखा, और वैशाली में ही जो है वो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ 383 ईसा पूर्व में। लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, बढ़े आगे। ठीक है, शिशुनाग जी की कहानी खत्म। नेक्स्ट जो आता है वो कालाशोक आता है। अशोक नहीं, कालाशोक। कालाशोक, अशोक तो जो है वो मौर्य साम्राज्य में आएगा, बहुत महान सम्राट रहा है अशोक। उसके बारे में थोड़ा डीप पढ़ेंगे अपन। सिकंदर भी महान रहा है, तो उसके बारे में ज़्यादा डीप तो नहीं, पर मोटा मोटा पढ़ेंगे कि वो कब आया था भारत में और कितने महीने वो यहाँ रुका। 19 महीने का समथिंग वो रुका था और यहाँ पे जो है आक्रमण करके चला गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आती है वो बारी आती है किनकी, कालाशोक जी की। कालाशोक, इसने जो है वो सिर्फ वैशाली को अपनी राजधानी बना लिया, पाटलिपुत्र को हटा दिया। इन्होंने पाटलिपुत्र को हटाकर वैशाली को राजधानी बनाए रखा। इन्होंने पाटलिपुत्र को हटाकर वैशाली को राजधानी बनाए रखा, और वैशाली में ही जो है वो 383 ईसा पूर्व, देखो 483 में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। उसके जस्ट 100 साल के बाद में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। अपन उल्टा चलते हैं, ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व जा चुका है, 383 चल रहा है। तो वो अब ये तो हो गया ईसा पूर्व की बात। ईसवी में चलेंगे तो अगर 300 ईसा पूर्व आज है तो 400 ईसा पूर्व 100 साल आगे आएगा। जिस टाइम पे ईसवी और ईसा पूर्व की गणित बताई थी तो उपस्थित नहीं थे क्या आप? मैंने बताया थी ना, पूरा स्केल बना के बताया था कि यार 0 से पहले चलेंगे तो ईसा पूर्व आएगा। अगर 0 से पहले चल रहे हैं, अगर मैं बात करूं कंपैरिजन की कि 2 बड़ा है 5 बड़ा है, तो उसमें 2 बड़ा होता है ईसा पूर्व में, उल्टा होता है। और ईसवी की बात करें 0 के बाद में, आज 2025 में अपन जी रहे हैं, तो 2025 बड़ा है या 2024 बड़ा है? 2025 बड़ा होता है ना, लेकिन उधर 2024 बड़ा रहेगा, ईसा पूर्व लग जाएगा। तो भाई जिधर 0 के करीब आएंगे तो संख्या बढ़ती जाती है, संख्या की वैल्यू बढ़ती जाती है। 0 से दूर जाएंगे तो संख्या की वैल्यू डाउन होती जाती है। -2 बड़ा होता है या -10 बड़ा होता है? -2 बड़ा है या -10 बड़ा है? -2 बड़ा है ना, -2 बड़ा होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यार ये बताओ कि अब कौन सा बड़ा है? 10 बड़ा होता है, सिंपल बात है। तो जो ईसा पूर्व की बात चल रही है वो माइनस है, क्लियर फंडा।
और जो ईस्वी की बात चलेगी वो प्लस है, सिंपल सी बात है। तो 483 बड़ा है या 383 बड़ा है? 383 बड़ा है भाई। माइनस 383 बड़ा है या माइनस 483 बड़ा है? सिंपल बात है यार। तो ये जो चीज है ये इससे 100 साल आगे चल रही होगी ना, तो अपन उल्टे चल रहे हैं अभी अपन जीरो पे नहीं आए हैं, अभी ईसा पूर्व की बात चल रही है। महावीर स्वामी जी, महात्मा बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व में ही हुआ है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो 383 ईसा पूर्व में वैशाली नगर में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ था? टीप के बोल दो। राजगृह में। राजगृह में बिल्कुल। कब हुआ था? अभी जब 383 सामने लिखा है तो उसमें 100 जोड़ दो ना यार। 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और उसमें क्या मेन चीज खोजी गई थी, क्या डिसीजंस लिए गए थे, क्या निर्णय लिए गए थे? सुत्त पिटक और विनय पिटक नाम के 2 ग्रंथों की रचना प्रथम बौद्ध संगीति में हुई। द्वितीय बौद्ध संगीति में जो है वैशाली नगर में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ? इसमें बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में 2 भागों में डिवाइड हो गया था। इस संगीति में जैसे जैन धर्म 2 भागों में हो गया था ना डिवाइडेड, श्वेतांबर और दिगंबर, वैसे बौद्ध धर्म जो है ना बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। दो भागों में बट गया। पहला तो है स्थविर और दूसरा है महासंगिक। महासंगिक स्थविर का अर्थ क्या है? जो बौद्ध दर्शन को बिना परिवर्तन के ग्रहण करे, बौद्ध शिक्षाओं को बिना परिवर्तन ग्रहण करे। वो स्थविर कम्युनिटी के अंदर आते हैं। और जो महासंघी कौन होते हैं? जो बौद्ध शिक्षाओं में परिवर्तन करते गए, परिवर्तन करके शिक्षाएं ग्रहण करते गए। परिवर्तित करके मतलब क्या? जो शिक्षाएं बौद्ध ने दी उसके बाद से धीरे धीरे जो है वो इन चीजों को, मतलब कई सारी चीजों को उन शिक्षाओं के अंदर इंक्लूड करते जाए और अपने जीवन में उतारते जाए और आगे बढ़ते जाए। लिखो, लिख लिया। इसके बाद में जो है कालाशोक के बाद में जो इनका लास्ट शासक बनता है ये नागवंश का, वो था नंदवर्धन। ठीक है, उस नंदवर्धन को मारकर फिर नया वंश स्टार्ट हुआ, उसको बोलेंगे अपन नंदवंश, जिसको महापद्म नंद ने स्टार्ट किया था और जिसको परशुराम जी का दूसरा अवतार कहा जाता है, दूसरा परशुराम जी कहा जाता है। महाक्षत्र अंतक कहा जाता है, क्षत्रियों का अंत करने वाला कहा जाता है महापद्म नंद को, जो नंदवंश का संस्थापक था, नंदवंश की स्थापना की थी। और उसके बाद में जो है उसका जो
आगे उत्तराधिकारी होता है वो होता है घनानंद नाम का राजा। घनानंद राजा बनता है और उसी के टाइम पे घनानंद के टाइम पे सिकंदर महान जो है वो जो बाहर से यू मान के चलो कि एक तरीके से ईरानी शासक था, वो ईरानी शासक मैसेडोनिया बोलते हैं उसको, ईरानी शासक वहां से आता है भारत विजय के उस पे मुहिम पे, भारत विजय के लिए जो है वो भारत में एंटर करता है 327 ईसा पूर्व में। और उधर उसकी जो है मुलाकात होती है मगध साम्राज्य के शासक से भी। मुलाकात का मतलब ये नहीं कि वो आके पर्सनली मिल रहा है, वो पहले जो है भैया या तो आप चुपचाप मेरी अधीनता स्वीकार कर लो वरना फिर जो है वो युद्ध के लिए तैयार रहो। सिकंदर महान के पास में लाखों की तादाद में सेना हुआ करती थी, 20-20 लाख 25-25 लाख की सेना उनके पास हुआ करती थी। इतने कैंडिडेट्स, इतने जो है वो सैनिक उनकी सेना में हुआ करते थे। तो वो जब निकलते थे ना तो जो छोटे मोटे जो साम्राज्य होते थे उनके पास तो 10,000 20,000 की सेना हुआ करती थी बेचारों के पास में। तो या तो चुपचाप मान लो या नहीं मान रहे हो तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। फिर फाइनली जो है वो सबसे पहले आम्बी नामक एक शासक था, उसने उसकी अधीनता स्वीकार की। अधीनता स्वीकार करने के बाद में वो और आगे बढ़ा तो मगध साम्राज्य आया और मगध साम्राज्य में घनानंद और सिकंदर महान के मध्य युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, खतरनाक युद्ध हुआ। और जो है वो सिकंदर उस टाइम पे वहां से सेनापति भेजा था उसने, तो वो वहां से लौट के वापस आ गए। ठीक है, मतलब घनानंद को वो जीत नहीं सके। पर जब वो युद्ध हुआ ना तो खतरनाक युद्ध हुआ, तो भयंकर जान माल की हानि हुई, स्थिति गड़बड़ा गई घनानंद के समय पे। और उसी घनानंद के टाइम पे जो है एक बहुत महान प्रसिद्ध एक व्यक्तित्व हुए हैं, उनका नाम है चाणक्य, जिनका मूल नाम विष्णुगुप्त था, कौटिल्य भी कहा जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र नाम का एक ग्रंथ भी लिखा था। ठीक है, और इन्होंने ही जो है वो घनानंद ने इनका अपमान किया। अपमान करने के बाद में इन्होंने जो है घनानंद को धमकी देके आगे थे कि भरे दरबार के अंदर कि तेरा साम्राज्य शत विशत कर दूंगा मैं। उसने कहा तू क्या कर लेगा अकेला आदमी, मेरा सिकंदर जैसा कुछ नहीं कर पाया मेरा, निकल यहां से। चाणक्य बहुत ही बुद्धिमान आदमी था, उसने अपनी चोटी में गांठ लगाई। गांठ का मतलब कि ये गांठ तभी खोलूंगा जब घनानंद का मैं अंत कर दूं। अब वो ब्राह्मण था, ब्राह्मण आदमी जो है वो अहिंसावादी होते हैं, किसी को मारते नहीं है। क्षत्रियों का काम क्या है? युद्ध करना, लड़ना, अपना साम्राज्य जो है बढ़ाना। वो जितने भी युद्ध हुए वो सब क्षत्रियों ने किए हैं। ब्राह्मण लोग जो है वो ग्रंथ और पुराण ये नहीं कहते हैं कि आप युद्ध करें, किसी को मारे। ठीक है, तो अब वो कुछ खुद तो कुछ कर नहीं सकते थे। उन्होंने फिर फाइनली एक कैंडिडेट ढूंढा कि यार भाई राजा को तो मैं हराऊंगा किसी भी कंडीशन में, धन बल लगा के कैसे भी करके मैं उसको जो है राजा को अपने शासन से, अपने सत्ता से हटा दूंगा, लेकिन उसकी जगह किसी मेरे कैंडिडेट को तो रखूंगा ना। सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया, लगातार 10 साल तक वो रहे, शासन रहा सोनिया गांधी का। पर जो है वो सत्ता में जो है वो अगर काल्पनिक अगर बोले तो काल्पनिक शासक कौन रहे? मनमोहन सिंह जी। वैसे उन्होंने एक शासक की फॉर्म में एक बंदा ढूंढा जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, पुराणों में उसको शूद्र कहा जाता है, कई जो है वो बौद्ध धर्म, बौद्ध ग्रंथ वगैरह में उसको क्षत्रिय कहा जाता है। वैसे तो बेसिकली वो शुद्ध था, वृषल शब्द इस्तेमाल किया गया है। एक विशाख दत्त नाम का एक इंसान था जिसने एक मुद्रा राक्षस नामक एक ग्रंथ लिखा था, उसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा है, मतलब शूद्र कहा है। शूद्र मतलब वही जो मैंने बताया था आपको, वर्ण व्यवस्था पढ़ाई थी, 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र जो सबसे नीचे होते हैं, जो इन सब की सेवा करते हैं। ठीक है, 25 साल की उम्र में उस इंसान को राजा बना दिया गया कौटिल्य के माध्यम से। और चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही प्रतापी शासक रहा था, उसने बहुत सारे राज्यों को जीता। वो भारत विजय के अभियान में निकल गया और जहां पे मतलब हिंदू कुश पर्वत, अपन लगभग ये जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र की बात करें, वहां से लेकर कावेरी तक, नीचे दक्षिण तक, वो उसने बहुत सारे साम्राज्य अपने अंडर ले लिए, बहुत सारे शासकों को हरा दिया, बहुत सारे राजाओं को हरा दिया। फिर फाइनली राष्ट्र में जब है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे अकाल पड़ता है, जब वो 12 साल का एक लंबा अकाल पड़ता है। और अकाल पड़ने के बाद में जो है वो कि यार अब कोई तंत्र वाली बात नहीं बची यार सत्ता के अंदर, तो वो भद्रबाहु, स्थूलबाहु मैंने नाम पढ़ाए थे जैन धर्म में, जिन्होंने श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय की स्थापना की थी। भद्रबाहु के साथ में वो साउथ में आ गए,
कहां पे? कर्नाटका में मैसूर में श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर, जहां पे उन्होंने उपवास जो करते हैं जैन धर्म के लोग, उपवास करके जो जान त्याग देते हैं, जल अन्न छोड़कर जो अपने प्राण का न्योछावर कर देते हैं, उसको सल्लेखन कहा जाता है जैन धर्म में। मैंने पढ़ाया था आपको। तो सल्लेखन विधि से इन्होंने अपने प्राण की आहुति दे दी थी। कहां पे? मैसूर में, श्रवण बेलगोला में। जैन दर्शन में आप पढ़ सकते हैं, ये मैंने बहुत विस्तार से आपको अच्छे से मजेदार तरीके से पढ़ाया है। ये लाइन वहां पे भी लिखाई गई है कि मैसूर में श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्लेखन पद्धति से अपने जीवन का अंत कर दिया था। ठीक है, यहां तक ये तो कहानी चंद्रगुप्त मौर्य तक पहुंच गए। अब अपन लिखित में वापस आते हैं, जहां अपन बढ़ रहे हैं आगे। कालाशोक जी ने वैशाली को राजधानी बना दिया। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के समय पे हो गई। तो जो ये नागवंश था, ये नागवंश ही चल रहा है अभी। ठीक है, दो शासक मुख्य मुख्य नागवंश के हुए, शिशुनाग और कालाशोक। अंतिम शासक जो था वो था नंदवर्धन। नंदवर्धन को हराकर महापद्म नंद, नंदवर्धन को हराकर महापद्म नंद ने मगध साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। तो अंतिम नागवंश का जो शासक था वो कौन था? नंदवर्धन। ठीक है, उसको हराया महापद्म नंद नाम के एक शासक ने, और महापद्म नंद ने उसको हराकर मगध साम्राज्य पर स्थापित कर दिया। और महापद्म नंद के नाम के अंदर है नंद, तो इससे नंद वंश की स्थापना हो गई। महापद्म नंद, इन्होंने क्या किया? इन्होंने नंद वंश की स्थापना की। ठीक है, शिशुनाग ने नागवंश की स्थापना की और बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। समझ में आ रही ना कहानी? इन्होंने नंद वंश की स्थापना की, महापद्म नंद ने। इनको पुराणों में, इनको पुराणों में महासत्र अंतक, महासत्रांतक मतलब क्षत्रियों का अंत करने वाला, क्षत्रियों का अंत करने वाला। मतलब क्या कि इसने कई सारे राजाओं जो क्षत्रिय होते हैं उनका अंत किया था। या दूसरा परशुराम का अवतार, दूसरा परशुराम का अवतार मतलब क्या? परशुराम जी बहुत क्रोधित व्यक्तित्व हैं, इनको क्रोध बड़ा आता है परशुराम जी को। तो जो भी ये दूसरे परशुराम जी के अवतार रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी बहुत क्रोधी प्रवृत्ति के रहे हैं और इन्होंने बहुत क्षत्रियों का अंत किया, इसलिए इनको महासत्रांतक कहा जाता है। आप जो है वो ये हिस्ट्री की क्लास में वो लगभग 90% क्लास हो चुकी होती, तब क्यों आते हैं भाई? वो टेक्निकल, बेसिकली वो टेक्निकली तो अटेंड करने आती है।
अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा अच्छा ओके, आपके सारथी कोई और है जो सारथी लेके नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, इनको पुराणों में महाक्षत्रांतक या क्षत्रियों का अंत करने वाला या दूसरा परशुराम का अवतार कहा जाता है। क्लियर? क्लियर? बड़े आगे। महापद्मनंद ने नंदवंश की स्थापना की, शिशुनाग ने नागवंश की स्थापना की और बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। ठीक है, सबसे पहले मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने की थी और वहीं से जो है हर्यक वंश की शुरुआत हो चुकी थी। आगे बढ़ते गए, अजातशत्रु ने उनको मार दिया, बिंबिसार जी को, अपने पिताजी का मौत का घाट उतार दिया। उसके बाद में अजातशत्रु शासक बन गया। अजातशत्रु के समय पे प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कहां पर? खो गया था कहीं पे? राजगृह में। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कौन से शासक के काल में? अजातशत्रु। वेरी गुड, शत्रु नाम था। और अजातशत्रु मतलब शत्रु अपने पिताजी का शत्रु रहा है, तो पितृहंता भी बोला जाता है इतिहास में इसको। भारत के इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में उदा को कहा जाता है। ठीक है, महाराणा मोकल वाला जो मामला है। अब इसके बाद में जो होता है, क्या होता है? अजातशत्रु के बाद में उसका पुत्र आता है उदयन। उदयन ने अपनी राजधानी बनाई वैशाली। ठीक है, उसके बाद में जो है वो हर्यक वंश का अंत कर देता है। कौन? शिशुनाग। नागवंश की स्थापना कर दी। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासक के काल में हुई? कौन से शासक के काल में हुई? अरे यार, वैशाली में हुई। कौन से शासक के काल? वैशाली नगर को राजधानी किसने बनाया? शिशुनाग ने बनाया यार। नागवंश की जिसने स्थापना की, भाई शिशुनाग ने आते वैशाली को राजधानी बना रहे और वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। ठीक है, वहीं जो है अजातशत्रु ने राजगृह को राजधानी बना दिया और राजगृह को राजधानी बनाते ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। ठीक है, क्लियर है मामला? प्रथम बौद्ध संगीति कौन से शासक के काल में? अजातशत्रु। कहां पे? राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहां पे? वैशाली में। कौन से शासक के काल में? शिशुनाग वंश, ये वाला नाग है ना। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति शिशुनाग के काल में। कौन से ईसा पूर्व को? 383। उसमें 100 जोड़ दो, 483 में प्रथम हुई थी। ठीक है, 100 साल पहले प्रथम बौद्ध संगीति, 100 साल के बाद में द्वितीय बौद्ध संगीति। क्लियर? प्रथम बौद्ध संगीति में 2 प्रकार के ग्रंथों का वर्णन था, सुत्त पिटक और विनय पिटक। जो पिटक की मैंने बात की थी बौद्ध दर्शन में। आपने बौद्ध दर्शन पढ़ा नहीं पढ़ा? नहीं, मैंने वो क्लासेस देखी नहीं देखी लास्ट। चल जुट्टी। मुझे नहीं लगता। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। महापद्मनंद के बाद में जो शासक हुआ वो था गणानंद। ठीक है, गणानंद के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे नहीं अपन, तो सिर्फ एक लाइन में इसको खत्म कर देते हैं। गणानंद ने 325 ईसा पूर्व में सिकंदर महान के साथ युद्ध किया था। सिकंदर शब्द और अशोक शब्द जहां पे भी आएगा ना, इनके नाम के पीछे महान लगेगा हमेशा। मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के महान व्यक्तित्व पैदा हुए थे। 2 तो ये हो गए। कौन? पहला तो सिकंदर। दूसरा मतलब महान किसके नाम के पीछे लगता है? जिन्होंने लगभग 90% भारत पर कब्जा कर लिया था। पूरे भारत पर एक शासक अकेला जो है 10-10 लाख 20-20 लाख की सेनाओं के साथ निकलते थे एक साथ ही। तो एक साथ ही जो है वो बहा के ले जाते थे छोटे मोटे साम्राज्य को। तो साथ में कोई प्रेम से मान जाते थे, कोई डर से मारे जो है वो हाथ खड़े कर देते थे, और कोई युद्ध करके हाथ खड़े करते थे। मराठे ऐसे ही जो है ना, उसके बाद में जो मराठा का नाम हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज। महाराष्ट्र में भगवान माना जाता है उनको, शिवाजी को। छत्रपति शिवाजी जब अपने राजस्थान में एंटर हुए थे ना,
जब राजस्थान के जो राजा थे वो थर थर कांपते थे उनके मारे। शिवाजी तो नहीं आए थे, लेकिन जो मराठे थे, मराठे महाराष्ट्र में मराठा थे और इसके अलावा एमपी में मराठे थे। मल्हारराव होलकर, ठीक है, अहिल्याबाई होलकर नाम पढ़ा हुआ है आपने, अहिल्याबाई होलकर का नाम सुना हुआ होगा। खांडे राव उनके पति जो रहे हैं, मल्हारराव होलकर वगैरह, ये जितने भी मराठे थे ना, ये क्या है कि ये छद्म युद्ध करते थे, गुरिल्ला युद्ध करते थे, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली अपनाते थे। आदमी चल रहे हैं चुपचाप प्रेम पूर्वक, सडनली ऊपर से सेना कूदती थी, निमटते थे बेचारे, वो तैयार ही नहीं होते थे। कई तो जो है वो मान लो सपोज कोई सोता सोता जा रहा है, उसमें डोली पे जा रहा है कोई, भाई कोई उसमें हाथी के ओहदे में बैठा हुआ है, वो नींद ऊँगता जा रहा है, सडनली उसकी गर्दन अलग होती थी कि कहाँ गई। तो ऐसे मामले होते थे। तो वो इतने डरते थे ना मराठों के मैटर में। मराठों का जब एंट्रेंस यहाँ पे होता था तो बहुत भारी काम उनके लिए रहता था राजाओं के। राजाओं से सबसे पहले जो टैक्स था ना वो मराठों ने वसूला था। मराठे को ही जो है वो, जैसे अपने उदयपुर के महाराणा भी सब जो है वो जयपुर के जो है जयपुर के शासक वगैरह सब उनके सामने झुक जाते थे कि भाई साहब ठीक है, हम तो आपको पैसे दे देंगे यार, आप रहने दो, प्रेम पूर्वक ही हम मान गए। नहीं मानते थे तो वो छिन्न भिन्न कर देते थे पूरे राज्य को। तो ऐसे ही जो है भाई मराठों के नाम से जितना डरते थे ना लोग, इतना ही डर उनको लगता था सिकंदर आ गया है, अशोक आ गया है और अकबर आ गया है। ये तीनों जो शासक थे, इनके नाम के पीछे महान शब्द लगाया जाता है, क्योंकि इन्होंने, इनकी जो सत्ता थी ना वो छोटी मोटी सत्ता नहीं रही थी। अकबर भी छोटा मोटा आदमी नहीं रहा था, वो कभी लड़ने आया ही नहीं। कई जगहों पे तो छोटे मोटे सेनापति आ जाते थे। अपने महाराणा प्रताप के साथ में अकबर थोड़ी लड़ने आया था कभी, उसके सेनापति आए थे हमेशा। उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, हल्दी घाटी का युद्ध हो, चाहे जो है वो गोगुंदा वाला युद्ध हो, वो सब युद्ध जो है वो किसने युद्ध किए थे? उनके सेनापतियों ने। सिंपल सी बात थी कि वो दिल्ली बैठता था बंदा अकबर, और वहां से पूरा जो है वो साम्राज्य चलाता था। फिर अकबर के बाद में बढ़ते 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 जो औरंगजेब आया, औरंगजेब को जब उनके लगा था ना, दारा शिकोह वगैरह 3-4 भाई थे ये, तो उनको भेज दिया उधर साउथ में औरंगजेब को कि यार ये तो आदमी जो है अंड-बंड है, लड़ेंगे आपस में। तो सबको अलग अलग भेजा, पर अल्टीमेटली उसने सबको मार दिया था औरंगजेब ने, और खुद शासक बन गया था। तो पहले क्या है, सत्ता के लिए भाइयों का कत्ल बड़ी आम बात थी। आज अगर तुम अपने दोस्त का भी कत्ल कर दो तो कह सकते हो कि मैंने सत्ता के लिए किया है, कर मत देना, डायरेक्ट जो है सेंट्रल जेल में पहुंचोगे। ठीक है, गणानंद ने 325 ईसा पूर्व में सिकंदर महान के साथ युद्ध किया था। युद्ध किया, क्लियर? ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल अपन चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य पे बढ़ेंगे। घनानंद को हरा के कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बना दिया था, वो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, जो कि आज थोड़ा सा मैं सुना भी चुका हूं आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूं मजा आया होगा पढ़ने में, उम्मीद करता हूं याद रही होगी चीजें। नाग भाई साहब से लेकर नंद भाई साहब तक, मतलब नागवंश से लेकर नंद वंश और हर एक वंश सब कुछ याद रहा होगा। बाकी एक बार टीप लेना आंखों से, या तो क्लास को, या फिर आपके पास तो वो कॉपी होगी नहीं तो क्लास से टीपना पड़ेगा आपको। ठीक है, मिलते हैं कल तक के लिए जय माता दी, गुड नाइट। और बाकी जो नए मेहमान जो मुझसे जुड़े हैं या जो मेरी क्लास रेगुलर देखना चाहते हैं, वो बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। शाम को डेली मेरी क्लास अपलोडेड होती है, और 7-8 बजे के आसपास आप जाके मेरी क्लास देख सकते हैं, रेगुलर अपडेट रह सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल।